हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मेटल्स के बारे में एंड मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो नॉन मेटल्स पढ़ने से पहले हम मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने कल देखा था उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो हमने देखा था मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, मेटल्स कैसी होती हैं, लस्टर होती हैं, और क्या देखा था, कंडक्टिविटी पाई जाती है, मेलेबिलिटी पाई जाती है ना, और एक सोनरिटी पाई जाती है। ये देखिए प्रॉपर्टी सारी दिखी हुई टेबल 3.1 में, है ना। तो ये देखिए हार्डनेस भी होती है उनमें, मेलेबिलिटी भी पाई जाती है, डक्टिलिटी भी पाई जाती है, कंडक्टिविटी हीट के थ्रू और इलेक्ट्रिसिटी की दोनों की, और कंडक्टिविटी पाई जाती है, सोनरिटी पाई जाती है। तो ये सारी क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, मेटल्स की। और अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और पहले तो देखेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो देखिए, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न द देयर आर वेरी few non-metals as compared to metal. Some of the example of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solids or gases except bromine which is a liquid. देखिए यह क्या कह रहा है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो नॉन मेटल्स होती हैं मेटल्स की कंपेयर में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल, नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यानी कि जितनी भी गैसेज आ रही हैं ना, गैसेज है ना, पूरी कार्बन गैस है ना, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो द नॉन मेटल्स आर एदर सॉलिड्स और गैस। तो नॉन मेटल्स किस स्टेज में पाई जाती है, या तो सॉलिड फॉर्म में पाई जाएगी या तो गैस फॉर्म में पाई जाती हैं। किसको छोड़कर, ओनली ब्रोमीन को छोड़कर, क्योंकि ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है ना। तो कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, हर एक कोई भी चीज़ पढ़ें उनमें एक दो क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। वैसे ही नॉन मेटल्स में हमने क्या देखा कि नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेज में पाई जाती है और गैसेज स्टेज में पाई जाती है, लेकिन एक जो आपकी नॉन मेटल कौन सी, ब्रोमीन है, वह लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक, तो ये हो गया नॉन मेटल्स के बारे में। अब देखिए, डू नॉन मेटल्स आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू द दैट ऑफ मेटल्स, लेट अस फाइंड आउट, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, क्या नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स के जैसे होती हैं। तो देखिए कुछ हम एक्टिविटी में दिया हुआ है, कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, कोल, ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन। कुछ हमें नॉन मेटल्स के सैंपल कलेक्ट करना है एंड कैरी आउट द, फिर हमें हमने जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी देखा था, सारी जो एक्टिविटी देखा था करके, वैसे ही नॉन मेटल्स में भी देखना है। यदि वो फॉलो होंगी तो ठीक है, प्रॉपर्टी से मैच करेंगी, यदि फॉलो नहीं होंगी तो प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगी। टेबल 3.1 में देखिए यही दिया हुआ है, एलिमेंट, सिंबल, टाइप्स ऑफ सरफेस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्शन, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरिटी। तो ये तो हमने किस में देखा था, मेटल्स में प्रॉपर्टी देखा ही था। तो क्या ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल में भी शो हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये आपको तो प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन निकाला है इसने, ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 discuss the general physical properties of metals and non-metals in the class. You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions for examples, है ना। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, और इसमें कुछ कंक्लूजन निकाले हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस में। तो और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो हमें सारी चीज़ें देखना, एक्सेप्शंस भी देखना है कि कौन कौन से एक्सेप्शंस पाए जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। प्रॉपर्टीज़ ही बता रहा है, साथ में एक्सेप्शंस ही बता रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, है ना। ये कभी ऑप्शन में आ जाएंगे, यहाँ से कुछ पॉइंट्स कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये जो एक्सेप्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से समझिए। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, यानी कि सारी मेटल्स जो होती हैं रूम टेम्परेचर पर कौन से स्टेज में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेज में पाई जाती हैं। किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी क्या है, एक हमारा मेटल ही है मरकरी, लेकिन वह कौन से स्टेज में पाया जाता है, कौन से स्टेज में पाया जाता है मरकरी, ये लिक्विड स्टेज में पाया जाता है ना मरकरी। तो किसको छोड़कर बोल रहा है, मरकरी को छोड़कर सारी मेटल्स
किस में पाई जाएंगी, सॉलिड में, लेकिन मरकरी किस में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब देखिए इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने एक्टिविटी 3.5 में देखा था कि सारी मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं, है ना। बट गैलियम एंड सीजियम्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन क्या है, जो गैलियम एंड जो सीजियम हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं, है ना। तो सारे मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, गैलियम एंड सीजियम को छोड़कर सारे मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, और जो गैलियम और सीजियम के जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। अब देखिए दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाल्म। अब देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इज अ लस्टर। और क्या दिख रहा है, देखिए आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। देखिए मेटल्स कैसे होती हैं, लस्टर होती हैं, नॉन मेटल्स कहती हैं लस्टर नहीं होती हैं। कुछ मतलब नॉन मेटल लस्टर मतलब चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल होने के बाद भी इसमें लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जा रही है, मतलब ये एक नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जिसमें लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो कौन सी नॉन मेटल आ जाएगी, आयोडीन। अक्सर हमने कह दिया कि मेटल में ही लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन एक नॉन मेटल भी एक ऐसी एक नॉन मेटल भी इनमें से एक है जिनमें लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो कौन सी आ जाएगी, आयोडीन। अब थर्ड नंबर देखते हैं, कार्बन is a non-metal that can exist in different form. Each form is called an allotrope. Diamonds and allotropes of carbon is the hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point. Graphite and other allotropes of carbon is a conductor of electricity. तो थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन हमने पढ़ा है ऊपर, कार्बन क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, तो हमने पढ़ा है ऊपर क्या है, नॉन मेटल है ना। तो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये अपने डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स मीन क्या होता है, एलोट्रॉप्स मीन होता है अपर रूप, यानी कि यदि कोई एलिमेंट्स बहुत से अपने फॉर्म में रूप में पाई जा रही है तो उसे हम कहेंगे उसके एलोट्रॉप्स कहेंगे। तो कार्बन एक ऐसी नॉन मेटल है जो जिनके एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, डायमंड भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है, मतलब कि डायमंड भी कार्बन से मिलके बना है, कार्बन का ही अपर रूप है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है वो, है ना। तो डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो जैसे ये कार्बन का एलोट्रॉप से मीन डायमंड भी क्या है, हमारा नॉन मेटल ही कहलाएगा, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि मेटल क्या होती है, हार्ड होती है, ना कि नॉन मेटल। तो देखिए कार्बन का जो एलोट्रॉप जो डायमंड है, नॉन मेटल होने के बावजूद वो कैसा होता है, बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। क्या होता है, बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, कौन, कार्बन का एलोट्रॉप्स डायमंड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो यह भी क्या है, एक एक्सेप्शन से किन में, नॉन मेटल में, है ना। ग्रेफाइट एंड अदर एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एलोट्रॉप है, जो कार्बन का एलोट्रॉप है, इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है ना। तो हमने ये प्रॉपर्टी मेटल में पढ़ा था, मेटल्स कैसी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और हार्डेस्ट होती हैं। तो ये हमने एक नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन कार्बन है, जो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट तो बोलना चाहिए, जो नॉन मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्डेस्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस कैसे में, कार्बन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिनके एलोट्रॉप्स कैसे होते हैं, जैसे कि डायमंड क्या हो गया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया, हार्डेस्ट हो गया, और ग्रेफाइट एक और एलोट्रॉप से कार्बन का जो कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये है। और फोर्थ नंबर क्या है, एल्केलिल मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। अब हमने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, लेकिन मेटल्स में भी एक एक्सेप्शन किसका है, देखिए आप एल्केलिल मेटल्स कुछ आती हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो ये जो मेटल हैं ये सॉफ्ट होती हैं, ना कि हार्ड होती हैं। तो ये भी उसमें क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, किसमें, हमारी मेटल्स में। तो इन्हें हम नाइफ के थ्रू से कट कर सकते हैं, इन सब मेटल्स को। दे हैव लो डेंसिटीज़ एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी भी लो होती है एंड मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है, लो होता है। तो ये भी एक मेटल्स में एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो हमने देखा मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखा, उनके कुछ एक्सेप्शंस देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सेप्शंस आपको सभी को याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए किस में कौन सा एक्सेप्शंस है। अब हम देखेंगे
Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties. अभी हमने physical properties के बेस में देखा, metals and non-metals को डिवाइड किया properties के बेस में, physical properties के बेस में. अब हम chemical properties के बेस में हम डिवाइड करेंगे. तो देखिए, most non-metals produce acidic oxides and dissolves in water. तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो non-metals होती हैं, non-metals जो होती हैं उन्हें हम वाटर में यदि डिज़ोल्व करें तो वो एसिडिक ऑक्साइड देती हैं, मतलब वो अम्लीय ऑक्साइड देती हैं. ठीक है, कौन? नॉन मेटल. यदि हम नॉन मेटल को वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो एसिडिक ऑक्साइड देंगी. ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड. यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट देयर मेटल्स ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन. लेकिन और हम बात करें तो जो मेटल होती हैं, मेटल को यदि हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो बेसिक ऑक्साइड देती है ना. तो क्या देखा हमने? एक प्रॉपर्टी कि यदि हम नॉन मेटल को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उनका सॉल्यूशन कौन सा होता है? एसिडिक ऑक्साइड होता है. और यदि हम मेटल को वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो बेसिक ऑक्साइड देती हैं. ठीक है, तो देखते हैं अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब पहले देखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा था मेटल का, नॉन मेटल का. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं. चलिए, फर्स्ट क्या है 3.2 में क्या बोल रहा है? वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.2.1 टू 3.2.4. फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम. है ना. तो हम कुछ इसमें क्या देखेंगे? एक्सरसाइज है यहाँ पर 3.2.1, 3.2.4. इसे करने के लिए सबसे पहले हमें कोई सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा मेटल्स के, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम. अब देखिए क्या होता है. फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.2.1. व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर. क्या होता है यदि हम मेटल्स को एयर में बर्न करें? क्या होता है देखिए. यू हैव सीन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम्स बर्न इन एयर विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम. डू ऑल मेटल्स रिएक्ट द सेम मैनर? लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने क्या देखा था कि जो मैग्नीशियम जो मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है. तो हमने एक, आपको याद होगा, एक लर्न होगी कि हमने एक्सरसाइज किया था, उसमें मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करके देखा था, है ना. तो देखिए इसमें क्या दिया है कि यदि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंट में या एयर के साथ तो वाइट डेजलिंग फ्लेम से वो बर्न होती है ना. तो इसका क्वेश्चन यह है कि क्या सारी मेटल्स इसी कंडीशन में बर्न होती हैं? क्या सारी मेटल्स वाइट डेजलिंग फ्लेम से बर्न होती हैं? तो इसके लिए कुछ एक्टिविटी करके देखना पड़ेगा कि सारी मेटल्स को हमें बर्न करके देखेंगे. जितनी मेटल्स के सैंपल हमने लिए हैं सारी को हम बर्न करके देखेंगे. यदि वो वाइट डेजलिंग फ्लेम से बर्न होंगी तो ठीक, नहीं तो फिर तो सभी की क्या होंगी, बोलना चाहिए प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी. तो यहाँ पर एक्टिविटी आप देख लेना क्या दिया हुआ है, क्या कंक्लूजन निकला है. देखिए, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. तो देखिए इसने क्या बोल रहा है, ये ऑलमोस्ट जितनी भी मेटल्स हैं यदि हम उसमें ऑक्सीजन के साथ उन्हें बर्न करें तो वह क्या बनाती है? मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है. क्या बनाएंगी? मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगी. मीन मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल मेटल ऑक्साइड. कॉमन सी बात है, एयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, सारी गैस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन से रिएक्शंस करती कौन? मेटल, है ना. तो मेटल्स को यदि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो क्या बनता है? हमारा जो प्रोडक्ट क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कम्बाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड. तो देखिए इसी प्रकार एग्जाम्पल कॉपर का ले रहा है. यदि हम कॉपर को हीट करते हैं एयर के प्रेजेंट में तो क्या बनता है? कॉपर डाइऑक्साइड बनता है या ब्लैक ऑक्साइड भी कहते हैं इसे. तो 2Cu + O2 इज इक्वल 2Co, कॉपर 2 ऑक्साइड. इसी प्रकार एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम मेटल को यदि हम एयर के प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो 4Al + 3O2 इज इक्वल 2Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना. मीन सभी के क्या बन रहे हैं? ऑक्साइड बन रहे हैं. ठीक, अब देखिए तो एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या बनी, क्या हुई हमारी कि यदि हम कि सारी मेटल्स को यदि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या उनके साथ बर्न करते हैं तो क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनते हैं. ठीक है, अब देखिए रिकॉल फॉर्म चैप्टर नंबर 2. हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वी हैव लर्न द मेटल
oxide are basic in nature, but some metals oxide such as aluminum oxide, zinc oxide, etc. so both acidic as well as basic in behavior. Such metal oxide with react with both acids and well as basic to product as well as basic behavior. Such metals oxide which react with both acid as well as base to produce salts and water are known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, देखिए यह क्या कह रहा है। हमने देखा चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था, इसे हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं कि कैसे कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, है ना, कि कॉपर ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। वी हैव लर्न दैन मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और हमने देखा, अभी हमने पढ़ा है, हमने लर्न किया है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। लेकिन क्या बोल रहा है, बट सम मेटल ऑक्साइड्स, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, तो ये क्या करते हैं, एसिड और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। अभी हमने क्या देखा कि सारे जो मेटल ऑक्साइड हैं वो उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, यह दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। तो सच मेटल ऑक्साइड विथ रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स आर वेल एज बेसिक और प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यह बोल रहा है कि अब यहाँ से एक डेफिनेशन तैयार होती है हमारी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स, है ना, जो एसिडिक और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं और प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे। देखिए जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेस। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप देखिए तो यह एसिड और बेस दोनों के जैसे बिहेव करता है। तो देखिए क्या दिया हो, जैसे कि Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2। ये हमने ये क्या हो गया, एसिडिक फॉर्म में ने बिहेव किया। और देखिए Al2O3 + 2NaOH, NaOH क्या हमारा एक बेस है, अब ये बेस के फॉर्म में कैसे वर्क कर रहा है, देखिए Al2O3 + 2NaOH = 2NaLO2 + H2। तो दोनों में सॉल्ट प्लस वाटर बना है, लेकिन देखिए एक में उसने एसिड से रिएक्शन किया और एक में बेस से रिएक्शन किया है ना। तो इस प्रकार से ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा ये। अब देखिए मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलील्स। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलील्स एज फॉलो। तो क्या बोल रहा है, अधिकांश जो मेटल्स होती हैं वो मेटल्स ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर में अनडिजॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, वाटर में मिलकर एक एल्कलील्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स किस प्रकार से एल्कलील्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए Na2O + H2 = Na2NOH, K2O + H2 = 2KOH, दोनों के एल्कलील्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। अब यहाँ से देखिए हमने क्या देखा, We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygens at the same rate। तो हमने क्या देखा कि सारी मेटल्स एक ही रेट में रिएक्शन नहीं कर सकती एयर से, है ना, ऑक्सीजन से, सॉरी, मतलब एक ही रेट से, मतलब कोई कम रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन से, कोई ज़्यादा करेगी, कोई मीडियम करेगी, है ना। तो यही कह रहे हैं कि सारी जो मेटल्स हैं सेम रेट में तो रिएक्शन कोई नहीं करेंगी, ऐसे सभी की रेट कैसी होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन्स, अलग अलग मेटल्स डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट एक्टिविटी शो करेंगे ऑक्सीजन से। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विजरली दैट दे कैच फायर इट कैप्ट इन ओपन। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से मैं क्वेश्चन बताती हूँ, क्या क्वेश्चन बनेगा कि क्या कारण है, कौन सा रीज़न है कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो कर रखते हैं। तो देखिए यहाँ से क्यों रखते हैं, इसका रीज़न है यहाँ पर। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, ऐसी मेटल्स जैसे कि पोटेशियम और सोडियम हो गया, रिएक्ट सो विजुअली दैट दे कैच फायर। मतलब ये जो मेटल्स आपको दिख रही हैं यहाँ पर, पोटेशियम एंड सोडियम, तो ये जो मेटल होती हैं बहुत तेज़ी से क्या करती हैं, या एयर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं और क्या कैच कर लेती हैं, इनमें फायर मीन आग लग जाती है। मतलब यदि हम इसे खुला रख दें और खुला रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, इनकी जो प्रोसेस होती है, रेट होती है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की, बहुत तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है कि यदि हम इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो इसमें आग लग जाएगी, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इफ़ केप्ट इन द ओपन, यदि हम इन्हें ओपन रख दें तो इनमें क्या हो जाती है,
जो आग कैच हो जाती है, मतलब कि आग पकड़ लेता है ये। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट फायर्स, इस प्रकार से यदि हमें इसे प्रोटेक्ट करने के लिए फायर एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, मतलब केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं, डुबो कर रखते हैं इसे। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with the thin layer of oxide। इस प्रकार से और कुछ मेटल्स के बारे में दिया है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी कि सिंपल टेम्परेचर पर कुछ ऐसी मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की एक लेयर जमा लेती हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट इन द मेटल फॉर्म फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है यह बोलना चाहिए ऑक्सीडेशन से इनकी क्या करती है, रक्षा करती है, प्रिवेंट करती है। अब देखिए, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विजुअली व्हेन द स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। छोड़ दीजिए इसे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एनोडाइजिंग। तो यहाँ से देखिए आपके दो क्वेश्चन तैयार, एक क्वेश्चन तैयार क्या होता है, सोडियम वाला, कि क्या रीज़न है कि हम सोडियम को केरोसिन के ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं। तो क्या रीज़न है कि इसकी जो ऑक्सीजन से रिएक्शंस करने की जो कैपेसिटी बहुत ही तेज़ होती है, जिसकी वजह से ये आग पकड़ लेता है, इसीलिए हम इसे किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। अब देखिए एनोडाइजिंग क्या है। एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग क्या है, एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्या है, प्रक्रिया है, एक रिएक्शन है। एनोडाइजिंग क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की परत बनाने की प्रक्रिया है। तो देखिए एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन लेयर ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो देखिए वायु के संपर्क में आने पर जो एल्यूमिनियम है पर क्या होता है कि ऑक्साइड की एक पतली सी परत जम जाती है। अब क्या है, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मैक्स इट रेसिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन। तो ऑक्सीजन की पतली परत का निर्माण हो जाता है, इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत है इसे संक्षारित होने से बचाने के लिए मतलब इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत है जो कोटेड है उसे कोरोज्ड होने से क्या होती है, बचाती है। कौन, एनोडाइजिंग प्रोसेस। जैसे कि देखिए द रेसिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, है ना। तो वही बोल रहा है कि इस प्रकार से क्या होता है कि हमें इस जो एनोडाइजिंग की जो बोलना चाहिए परत है, कोट है, उसे मोटा करके हम इसे कोरोजन से इसे बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। अब देखिए प्रोसेस में होता क्या है, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग के प्रोसेस में क्या होता है, अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। हम एल्यूमिनियम की जो आर्टिकल है उसे हम क्लीन करके उसे एनोड का फॉर्म बना देते हैं। एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, और इसे हम इलेक्ट्रोलाइज्ड कर देते हैं विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड। तो जो एनोड जो है उसमें ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व हो जाती है और उससे रिएक्शन कर लेती है और क्या बना लेती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी सी लेयर बना लेती है। दिस ऑक्साइड लेयर आर कैन बाय डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स आर अट्रैक्टिव फिनिश। इस प्रकार से हम इस ऑक्साइड की जो लेयर है उसे हम और मोटी करके उसमें डाई करके हम उसे और अधिक अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई हमारी एनोडाइजिंग की। इस प्रकार से आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ मेटल्स टेकन हेयर। तो हमने एक्टिविटी 3.9 में ऑब्जर्व किया कि जो सोडियम मेटल है बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिएक्टिव मेटल्स है। दैट द रीजन्स ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विजुअली इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट रिएक्ट एज सोडियम। और मैग्नीशियम इसी प्रकार जो मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल्स है जो सोडियम की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में क्या होती है, रिएक्टिव है, मतलब रिएक्शन करती है। और देखिए बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द एक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। लेट अस सी सम मोर रिएक्टेंट और टू अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल्स। तो ये तो हम अब कल पढ़ेंगे, कल के चैप्टर में क्लियर करेंगे कि कौन कौन सी मेटल्स की रिएक्टिविटी कितनी कितनी होती है, कि कौन ज़्यादा रेट में रिएक्शंस करता है, कौन उससे कम में करता है, कौन उससे कम में करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। और आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसे आपको एक बार फिर से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज़ करना है। और जो मैंने जो लेक्चर में बताया कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे तो उन्हें आपको अच्छे से ही लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि यह एग्ज़ाम के इंटरव्यू से बहुत IMP चैप्टर था जो हमने पढ़ा। ठीक है, सो थैंक्स।